एक आदमी जो हैंडसम था, एजुकेटेड था और सबसे बड़ी बात, लोग उस पर ट्रस्ट करते थे। वो पॉलिटिकल कैंपेन्स में काम करता था, लॉ पढ़ रहा था और लोग उसे एक परफेक्ट जेंटलमैन समझते थे। लेकिन उसके अंदर छुपा था एक ऐसा अंधेरा जिसे समझना आज भी मुश्किल है। ये कहानी है टेड बंडी की, अमेरिका के सबसे नोटोरियस सीरियल किलर्स में से एक ऐसा किलर जो किसी हॉरर मूवी का विलन नहीं लगता था, बल्कि एक नॉर्मल, चार्मिंग और इंटेलिजेंट यंग मैन जैसा दिखता था। 1946 बर्लिंगटन, वर्मोंट। एक अनमैरिड यंग वुमन ने एक बेबी बॉय को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया थियोडोर रॉबर्ट बंडी। लेकिन इस बच्चे की जिंदगी शुरू से ही सीक्रेट से भरी हुई थी। टेड की मदर एलेनोर लुईस काउल अनमैरिड थी। उस वक्त सोसाइटी में यह बहुत बड़ा टैबू माना जाता था, इसलिए फैमिली ने एक झूठ क्रिएट किया। टेड को बताया गया कि उसकी मदर उसकी बड़ी बहन है और उसके ग्रैंड पेरेंट्स उसके पेरेंट्स हैं। टेड अपनी अर्ली चाइल्डहुड में इसी झूठ के साथ बड़ा हुआ। बंडी के ग्रैंडफादर सैमुअल काउल एक स्ट्रिक्ट और वायलेंट आदमी माने जाते थे। घर का एटमॉस्फेयर टेंस रहता था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो गुस्से में एनिमल्स को भी हर्ट करता था। ये सब उसने अपने बचपन में आंखों से देखा। एक इंसिडेंट बहुत फेमस है। टेड की आंट ने बाद में बताया कि जब टेड सिर्फ 3 साल का था, वो एक दिन सोकर उठी और देखा कि उसके आसपास किचन नाइव्स रखे हुए थे और छोटा सा टेड बेड के पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। कुछ लोग कहते हैं ये बस एक क्रीपी चाइल्डहुड स्टोरी थी, लेकिन बाद में लोगों ने इसे एक वार्निंग साइन के रूप में देखा। 1950 टेड की मदर ने एक नया स्टार्ट लेने का डिसीजन लिया। वो उसे लेकर वॉशिंगटन स्टेट शिफ्ट हो गई। वहां उसने एक आर्मी कुक से शादी की, जॉनी बंडी। उसके बाद टेड का सरनेम कावल से चेंज होकर बंडी हो गया। जॉनी बंडी एक सिंपल, हार्ड वर्किंग आदमी था। वो टेड को अपना बेटा मानता था, लेकिन टेड के लिए ये फैमिली कभी नेचुरल फील नहीं हुई। स्कूल में टेड एक क्वाइट और शाय बच्चा था। ज्यादा फ्रेंड्स नहीं थे। वो अकेला रहना पसंद करता था। बाहर से वो नॉर्मल लगता था, लेकिन अंदर से वो अलग था। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो वायलेंट मैगजीन्स देखने लगा, क्राइम स्टोरीज में इंटरेस्ट दिखाता और कुछ लोग कहते हैं कि उसने अर्ली एज में वॉयरिस्टिक बिहेवियर भी दिखाया। ये सब चीजें उसकी टीनेज ईयर्स में और इंटेंस हो गईं। टीनेज ईयर्स में टेड को एक शॉकिंग ट्रुथ पता चला। उसकी सिस्टर एक्चुअली उसकी रियल मदर थी। ये सीक्रेट उसकी आइडेंटिटी को हिलाकर रख देता है। कई साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि ये डिस्कवरी उसके पर्सनैलिटी पर गहरा इमोशनल इंपैक्ट छोड़ गई। ट्रस्ट इश्यूज, एंगर और आइडेंटिटी कंफ्यूजन, ये सब उसके अंदर जमने लगा। 1960s टेड बंडी अब एक यंग कॉलेज स्टूडेंट था। वो स्मार्ट था, वेल स्पोकन था और लोगों पर अच्छा इंप्रेशन छोड़ता था। उसने पहले यूनिवर्सिटी ऑफ प्यूजेट साउंड में एडमिशन लिया, लेकिन वहां उसका फोकस स्टडीज पर नहीं था। वो रेस्टलेस था, डायरेक्शनलेस था और कुछ टाइम बाद कॉलेज छोड़ दिया। इस दौरान बंडी ने अलग अलग छोटी जॉब्स की और अपनी आइडेंटिटी को लेकर भी स्ट्रगल करता रहा। 1967 के आसपास बंडी की जिंदगी में एक लड़की आई। वो वेल्दी फैमिली से थी, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंट, और बंडी उससे डीपली इंप्रेस हो गया। इन्वेस्टिगेटर्स और बायोग्राफर्स उसका नाम स्टेफनी ब्रुक्स से रेफर करते हैं। ये एक स्यूडोनिम है। वो लड़की बंडी के लिए सिर्फ एक गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो उसके लिए स्टेटस, सक्सेस और एक परफेक्ट लाइफ का सिंबल थी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। बंडी के पास ना पैसा था, ना क्लियर करियर, ना स्टेबल फ्यूचर। 1968 रिलेशनशिप ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाई। स्टेफनी ने बंडी को छोड़ दिया। उसका रीजन सिंपल था। वो बंडी को इमेच्योर, डायरेक्शनलेस और अनस्टेबल मानती थी। ये ब्रेकअप बंडी के लिए सिर्फ एक हार्ट ब्रेक नहीं था, ये उसकी ईगो पर सीधा अटैक था। उसने बाद में एडमिट किया कि ये रिजेक्शन उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। ब्रेकअप के बाद बंडी ने डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ कंप्लीटली चेंज करेगा। वो वापस कॉलेज गया, इस बार यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन। यहां उसने साइकोलॉजी पढ़ी। उसने अपनी पर्सनैलिटी भी चेंज कर दी। स्मार्ट ड्रेसिंग, कॉन्फिडेंट बिहेवियर, सोशल चार्म, पॉलिटिकल कैंपेन्स में इन्वॉल्वमेंट। अब बंडी एक एम्बिशियस, सक्सेसफुल यंग मैन जैसा लगने लगा। और कुछ सालों बाद वो फिर से स्टेफनी के कांटेक्ट में आया। इस बार रोल्स रिवर्स हो गए थे। अब बंडी सक्सेसफुल लग रहा था और स्टेफनी फिर से उसकी लाइफ में इंटरेस्टेड हो गई।
दोनों फिर से रिलेशनशिप में आए। वो लेटर्स लिखते, फोन पर बात करते, फ्यूचर प्लान्स डिस्कस करते। स्टेफनी को लगने लगा कि शायद इस बार रिलेशनशिप सीरियस हो जाएगा, लेकिन बंडी के माइंड में कुछ और ही चल रहा था। एक दिन उसने बिना किसी वार्निंग के उसके कॉल्स इग्नोर करने शुरू कर दिए, लेटर्स का रिप्लाई देना बंद कर दिया और फिर कंप्लीटली डिसअपियर हो गया। नो एक्सप्लेनेशन, नो गुड बाय, जस्ट साइलेंस। बाद में बंडी ने कन्फेस किया कि उसने ये सब सिर्फ रिवेंज के लिए किया था। उसने रिलेशनशिप दोबारा स्टार्ट ही इसीलिए किया था ताकि वो उसे वैसे ही हर्ट कर सके जैसे उसे कभी फील हुआ था। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये ब्रेकअप और रिजेक्शन बंडी के क्राइम्स का एक मेजर साइकोलॉजिकल ट्रिगर बना। उसकी कई विक्टिम्स यंग लॉन्ग हेयर्ड कॉलेज गर्ल्स थीं जो अपीयरेंस में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलती जुलती थीं, जैसे वो हर विक्टिम के साथ अपने पास्ट का रिवेंज ले रहा हो। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक बंडी के कंफर्म्ड मर्डर्स 1974 से शुरू होते हैं। इससे पहले कुछ सस्पिशियस इंसिडेंट्स हुए थे, लेकिन उनमें से ज्यादा केसेस प्रूव नहीं हो पाए। 4 जनवरी 1974, लोकेशन सियाटल, विक्टिम कैरन स्पार्क्स, बाद में रिपोर्ट्स में जोनी लेंस के नाम से भी जानी गई। वो एक कॉलेज स्टूडेंट थी। रात को अपने बेसमेंट बेडरूम में सो रही थी। बंडी ने घुसकर उस पर ब्रूटल अटैक किया, मेटल रॉड से उसे मारा। वो जिंदा बच गई, लेकिन सीवियर ब्रेन इंजरीज के साथ। कई इन्वेस्टिगेटर्स मानते हैं यह बंडी का पहला नोन अटैक था। टेड बंडी का किलिंग स्टाइल सिर्फ वॉयलेंट नहीं था, वो साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन पर बेस था। बंडी अक्सर अपने विक्टिम्स को फोर्स से नहीं, धोखे से अपने पास लाता था। वो अक्सर अपने हाथ पर फेक प्लास्टर, स्लिंग या बैंडेज लगा लेता था। इससे लोगों को लगता था कि वो इंजर्ड है और हेल्प की जरूरत है। फिर वो यंग विमेन के पास जाकर पोलाइटली बोलता, कैन यू हेल्प मी विद माई बोट, कैन यू हेल्प मी लोड समथिंग इन माई कार। उसकी क्लीन अपीयरेंस और कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी की वजह से ज्यादातर विक्टिम्स उसे सेफ समझ लेती थीं। जैसे ही विक्टिम उसकी कार के पास आती, बंडी अचानक अपना एक्ट छोड़ देता। वो एक ब्लंट ऑब्जेक्ट जैसे आयरन रॉड, क्रोबार या वुडन क्लब से विक्टिम के सर पर वार करता। ये अटैक इतना सडन होता था कि विक्टिम को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिलता था। ज्यादातर केसेस में विक्टिम तुरंत अनकॉन्शियस हो जाती थी। अटैक के बाद बंडी विक्टिम को कार के पैसेंजर सीट या ट्रंक में डाल देता। कभी कभी उसने कार के अंदर ही हैंडकफ्स या रोप्स यूज की। फिर वो किसी आइसोलेटेड फॉरेस्ट एरिया, माउंटेन्स या डिजर्टेड रोड की तरफ ड्राइव करता। उसकी कार एक वोक्सवैगन बीटल उसके क्राइम्स का मेजर पार्ट बन गई थी। वही उसका मोबाइल क्राइम सीन बन गई थी। बंडी अक्सर विक्टिम्स को जंगल, माउंटेन ट्रेल्स, रिमोट डर्ट रोड्स जैसे प्लेसेस पर ले जाता था जहां कोई आसपास नहीं होता था। वहां वो विक्टिम को रिस्ट्रेन करता और फिर मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन या ब्लंट फोर्स से मर्डर करता। स्ट्रैंगुलेशन उसका मोस्ट कॉमन मेथड माना जाता है। बंडी का एक क्लियर पैटर्न था, पब्लिक जगह पर विक्टिम चूज करना, फेक इंजरी से ट्रस्ट गेन करना, सडन अटैक नियर कार, किडनैप करके रिमोट जगह ले जाना, मर्डर और बॉडी डंप। वो अक्सर कॉलेज कैंपसेस, शॉपिंग एरियाज, लेक्स और पार्क्स जैसी जगहों पर टारगेट ढूंढता था। 1 फरवरी 1974, लोकेशन सियाटल, विक्टिम लिंडा एन हीली, 21 साल की कॉलेज स्टूडेंट, रात को अपने बेडरूम से किडनैप की गई। उसका बॉडी कभी नहीं मिला। इसे बंडी की पहली कंफर्म्ड मर्डर माना जाता है। 1 महीने बाद डॉना गेल मैनसन, एक कॉलेज स्टूडेंट, अपने डॉर्म से निकली और फिर कभी वापस नहीं आई। कोई विटनेस नहीं, कोई स्क्रीम नहीं, कोई बॉडी नहीं, जैसे वो हवा में गायब हो गई हो। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब रैंडम डिसअपीयरेंसेस है या कोई सीरियल किलर एक्टिव है। अप्रैल 1974, सूजन रैनकॉट, एक कॉलेज स्टूडेंट, अपने डॉर्म से लाइब्रेरी की तरफ जा रही थी। वो वहां तक कभी नहीं पहुंची। कुछ विटनेसेस ने बताया कि एक आदमी प्लास्टर्ड आर्म के साथ एरिया में घूम रहा था। ये सेम पैटर्न था जो बाद में टेड बंडी का सिग्नेचर बन गया। मई 1974, रोबर्टा पार्क्स, एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, फ्रेंड्स के साथ कॉफी पीने के बाद घर जा रही थी। वो अपनी डॉर्म तक कभी नहीं पहुंची। कोई स्ट्रगल नहीं, कोई विटनेस नहीं, बस एक और मिसिंग गर्ल। जून 1974, ब्रेंडा बॉल नाम की एक यंग वुमन एक बार से निकलने के बाद गायब हो गई। वो अपने फ्रेंड्स के साथ थी, लेकिन कुछ ही देर बाद वो अकेली थी और फिर वो कभी वापस नहीं आई। सिर्फ कुछ दिन बाद जॉर्जन हॉकिंस नाम की एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट अपने बॉयफ्रेंड के डॉर्म से निकलकर अपने रूम की तरफ जा रही थी। उसके डॉर्म तक सिर्फ कुछ ही स्टेप्स का डिस्टेंस था, लेकिन वो कभी अपने रूम तक नहीं पहुंची। ये इंसिडेंट पुलिस के लिए सबसे शॉकिंग था,
क्योंकि किडनैपिंग एक क्राउडेड कैंपस एरिया में हुई थी। 1974 तक वॉशिंगटन स्टेट में मल्टीपल यंग विमेन गायब हो चुकी थीं। पुलिस के पास अलग अलग मिसिंग पर्सन केसेस थे, लेकिन उन्हें अब तक ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये सब एक ही किलर का काम है। फिर आया एक टर्निंग पॉइंट। जुलाई 1974, लेक सैम मैमिश पार्क। एक नॉर्मल समर डे, फैमिलीज पिकनिक कर रही थीं, लोग स्विमिंग कर रहे थे, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। लेकिन इसी भीड़ के बीच एक आदमी घूम रहा था। उसके हाथ में प्लास्टर था और वो यंग गर्ल्स से हेल्प मांग रहा था। एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरी हेल्प कर सकती हैं? वो पोलाइट था, वेल ड्रेस था और बिल्कुल डेंजरस नहीं लगता था। उसके साथ जैनिस एन ऑट और डेनीज मरी नस्लैंड चली गईं, जो कभी वापस नहीं आई। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी, उसने अपना नाम बताया, टेड। कई विटनेसेस ने पुलिस को एक ही डिस्क्रिप्शन दी, हैंडसम यंग मैन, ब्राउन हेयर, प्लास्टर ऑन आर्म, वोक्सवैगन बीटल कार, नाम टेड। अब पुलिस के पास पहली बार एक क्लियर सस्पेक्ट डिस्क्रिप्शन था। विटनेसेस के स्टेटमेंट्स के बेसिस पर पुलिस ने एक कॉम्पोजिट स्केच बनाया। यह स्केच न्यूज़पेपर्स और टीवी पर दिखाया गया। थाउजेंड्स ऑफ लोगों ने यह स्केच देखा और फिर पुलिस को कॉल्स आने लगे। द गर्लफ्रेंड्स सस्पिशन। इन कॉल्स में से एक कॉल बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये कॉल आई टेड बंडी की गर्लफ्रेंड की तरफ से। उसका नाम था एलिजाबेथ क्लॉपफर। उसने पुलिस को बताया, उसका बॉयफ्रेंड का नाम टेड है, उसकी कार भी वोक्सवैगन है और वो बिल्कुल स्केच जैसा दिखता है। पुलिस ने उसकी इंफॉर्मेशन नोट की, लेकिन उस वक्त उनके पास टेड को अरेस्ट करने के लिए इनफ एविडेंस नहीं था। लेक सैमिश के इंसिडेंट के बाद सब कुछ बदल चुका था। 2 यंग गर्ल्स दिन के उजाले में लोगों के सामने से गायब हो गई थी। विटनेसेस ने एक ही नाम बताया था, टेड। पुलिस अब अलर्ट थी। डिस्क्रिप्शन सर्कुलेट हो चुका था और बंडी को एहसास हो गया था वॉशिंगटन अब उसके लिए सेफ नहीं रहा। इसलिए उसने एक नया डिसीजन लिया। वो क्वाइटली स्टेट छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। नई लोकेशन यूटा। 1974 के एंड तक टेड बंडी अब यूटा में सेटल हो चुका था। नई सिटी, नई आइडेंटिटी और एक नया हंटिंग ग्राउंड। लोगों के लिए वो बस एक और कॉलेज स्टूडेंट था, फ्रेंडली, पोलाइट और इंटेलिजेंट। लेकिन अक्टूबर 1974 से यूटा में भी यंग वुमेन मिस्टीरियसली गायब होने लगी। 2 अक्टूबर 1974, विक्टिम नैन्सी विलकॉक्स, 16 साल की स्कूल स्टूडेंट। वो अपने घर के पास से लास्ट टाइम देखी गई थी। उसके बाद वो कभी वापस नहीं आई। पुलिस को कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिला, कोई विटनेस नहीं, कोई बॉडी नहीं, बस एक और मिसिंग गर्ल। 18 अक्टूबर 1974, विक्टिम मेलिसा स्मिथ, 17 साल की यंग गर्ल। वो एक पार्टी के बाद घर वापस नहीं पहुंची। 9 दिन बाद उसका बॉडी माउंटेन्स के पास मिला, ब्रूटली बीटन, सेक्सुअली असॉल्टेड और फिर स्ट्रैंगल्ड। 31 अक्टूबर 1974, हैलोवीन नाइट, विक्टिम लॉरा आइमे, 17 साल की हाई स्कूल स्टूडेंट। वो लास्ट टाइम एक कैफे के बाहर देखी गई थी। कुछ दिन बाद उसका बॉडी भी माउंटेन्स के एरिया में मिला। कॉज ऑफ डेथ स्ट्रैंगुलेशन। अब पुलिस को क्लियर हो गया था, ये अलग अलग केसेस नहीं थे, ये एक पैटर्न था। एक प्रेडेटर यूटा की सड़कों पर घूम रहा था। अक्टूबर के सिर्फ 1 महीने के अंदर 3 यंग गर्ल्स गायब हो चुकी थी। कम्युनिटी में फियर बढ़ने लगा। पेरेंट्स अपनी डॉटर्स को अकेला बाहर जाने से रोकने लगे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये सब करने वाला आदमी उनके बीच ही रहता था, नॉर्मल कपड़ों में, नॉर्मल स्माइल के साथ, और उसका नाम था टेड बंडी। यूटा में मर्डर्स के बाद टेड बंडी ने अपना हंटिंग ग्राउंड फिर से चेंज कर दिया। जनवरी 1975, नई लोकेशन कोलोराडो। ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन था। स्नोई माउंटेन्स, लग्जरी होटल्स और विंटर वेकेशंस का सीजन। लोग यहाँ रिलैक्सेशन के लिए आते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि एक सीरियल किलर भी इसी जगह पर घूम रहा था। 12 जनवरी 1975, लोकेशन स्नो मास विलेज। कैरन कैम्बल, 23 साल की नर्स। वो अपने फियांसे के साथ एक होटल में स्टे कर रही थी। रात को वो अपने रूम से सिर्फ कुछ मिनट के लिए निकली, लेकिन वो कभी वापस नहीं आई। उसके फियांसे ने सर्च शुरू की, होटल स्टाफ ने हेल्प की, पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, लेकिन कैरन जैसे हवा में गायब हो गई हो। 1 महीने बाद कैरन कैम्बल का बॉडी स्नोई माउंटेन्स के पास मिला।
कॉज ऑफ डेथ ब्लंट फोर्स ट्रॉमा। उसके कपड़े मिसिंग थे और साइंस ऑफ असॉल्ट भी मिले। ये एक ब्रूटल मर्डर था और पुलिस को अब क्लियर हो रहा था कि यूटा का प्रेडेटर अब कोलोराडो तक पहुंच चुका है। 5 मार्च 1975, लोकेशन वेल। जूली कनिंगहैम, 26 साल की स्की इंस्ट्रक्टर। वो लास्ट टाइम अपने अपार्टमेंट के पास देखी गई थी। उसके बाद नो विटनेसेस, नो स्ट्रगल साइंस, नो बॉडी। बस एक और नाम मिसिंग पर्सन्स लिस्ट में ऐड हो गया। अब तक पैटर्न क्लियर था। यंग वुमेन, सडन डिसअपीयरेंसेस, माउंटेन एरियाज, स्ट्रैंगुलेशन या ब्रूटल अटैक्स। पुलिस डिपार्टमेंट्स अलग अलग स्टेट्स में केसेस इन्वेस्टिगेट कर रही थी, लेकिन उस वक्त उन्हें यह नहीं पता था कि सब केसेस के पीछे एक ही आदमी है। 1975 तक मर्डर्स 3 स्टेट्स तक पहुंच चुके थे, वॉशिंगटन, यूटा और कोलोराडो। यंग वुमेन डिसअपीयर हो रही थी, बॉडीज माउंटेन्स और आइसोलेटेड एरियाज में मिल रही थी। पुलिस अलग अलग केसेस इन्वेस्टिगेट कर रही थी, लेकिन अब एक पैटर्न सामने आ रहा था। विटनेसेस एक ही टाइप के आदमी का डिस्क्रिप्शन दे रहे थे। हैंडसम यंग मैन, ब्राउन हेयर, वोक्सवैगन बीटल और नाम टेड। और इसी वक्त एक और जगह पर एक सस्पिशियस रिपोर्ट आई। अगस्त 16, 1975, लेट नाइट, ग्रैंजर। यूटा हाईवे पेट्रोल का एक ऑफिसर रूटीन पेट्रोल पर था। उसने एक वोक्सवैगन बीटल को स्ट्रेंज तरीके से ड्राइव करते देखा। ड्राइवर नर्वस लग रहा था। ऑफिसर ने गाड़ी रोक ली। ड्राइवर नर्वस था और जब गाड़ी चेक की गई तो अंदर मिले हैंडकफ्स, रोप, आइस पिक, स्की मास्क और एक क्रोबार। ये कोई नॉर्मल चीजें नहीं थी जो एक कॉलेज स्टूडेंट की कार में मिलती। ड्राइवर का नाम था टेड बंडी। पुलिस को सिचुएशन सस्पिशियस लगी और उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन उस पर अभी सिर्फ किडनैपिंग अटेम्प्ट का चार्ज लगा। कोर्ट ट्रायल के बाद उसे गिल्टी डिक्लेयर किया गया और जेल भेज दिया गया, लेकिन ये बस शुरुआत थी। इन 1977 बंडी अब मर्डर चार्जेस का सामना कर रहा था। उसे ट्रांसफर किया गया था पिटकिन काउंटी कोर्ट हाउस। यहां उसने एक डेंजरस डिसीजन लिया। उसने अपनी लीगल ट्रेनिंग का यूज करते हुए अपना खुद का डिफेंस करने का फैसला किया। इसका एक फायदा था, उसे कोर्ट रूम में ज्यादा फ्रीडम मिलती थी। जून 7, 1977, कोर्ट के लंच ब्रेक के दौरान बंडी को लॉ लाइब्रेरी में अकेला छोड़ दिया गया। कोई गार्ड नहीं, कोई हैंडकफ्स नहीं। और फिर बंडी ने खिड़की खोली और 2nd फ्लोर से सीधा नीचे जंप कर दिया। वो जमीन पर गिरा लेकिन जिंदा था, थोड़ा इंजर्ड लेकिन भागने के लिए काफी स्ट्रांग। और फिर टेड बंडी जंगल की तरफ भाग गया। एक सीरियल किलर अब आजाद था। पुलिस ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया। माउंटेन्स, फॉरेस्ट्स, कैबिन्स, हर जगह सर्च किया गया। 6 डेज तक बंडी छुपा रहा, लेकिन भूख, थकान और ठंड ने उसे मजबूर कर दिया। जून 13, 1977, पुलिस ने उसे फिर से पकड़ लिया। बंडी को दोबारा जेल भेज दिया गया। अथॉरिटीज ने सोचा अब वो कभी नहीं भाग पाएगा, लेकिन वो गलत थे, क्योंकि कुछ महीने बाद बंडी एक और भी डेंजरस एस्केप करने जा रहा था। पुलिस को लग रहा था अब सब कंट्रोल में है। बंडी फिर से जेल में था। इस बार सिक्योरिटी और भी टाइट थी। लोकेशन गारफील्ड काउंटी जेल। लेकिन यह आदमी ऑर्डिनरी क्रिमिनल नहीं था। वो पेशेंस से वेट करता रहा, दिन, हफ्तों, महीनों तक। बंडी ने एक डेंजरस प्लान बनाया। उसने अपने सेल की सीलिंग में छोटा सा होल बनाना शुरू किया। रात के टाइम जब सब सो जाते थे, वो छुपकर कंक्रीट स्क्रैप करता। थोड़ा थोड़ा करके उसने एक इतना बड़ा होल बना लिया जिससे वो क्रॉल करके निकल सके। और फिर 23 दिसंबर 1977, क्रिसमस से सिर्फ 2 दिन पहले, बंडी ने अपनी सेल से क्रॉल करके सीलिंग के ऊपर चढ़ाई की। वहां से वो जेल के एक एम्प्टी अपार्टमेंट तक पहुंचा और फिर सीधा मेन डोर से बाहर निकल गया। कोई अलार्म नहीं, कोई गार्ड नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं। टेड बंडी दूसरी बार जेल से भाग चुका था। बंडी ने तुरंत स्टेट छोड़ दी। बस, ट्रेन और स्टोलन कार्स का यूज करके वो क्रॉस कंट्री ट्रैवल करता रहा। फाइनली जनवरी 1978 वो पहुंचता है टैलाहासी। यहां वो एक फेक नाम से रह रहा था, लेकिन उसका वायलेंट अर्ज अब कंट्रोल के बाहर जा रहा था। और फिर आती है वो रात जो उसकी जिंदगी का सबसे हॉरिफाइंग चैप्टर बनने वाली थी। 15 जनवरी 1978, रात के करीब 3 बजे। लोकेशन ची ओमेगा सोरोलिटी हाउस। ये गर्ल्स रेसिडेंस था। ज्यादातर स्टूडेंट्स सो रही थी। बंडी क्वाइटली बिल्डिंग के अंदर घुसा। कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं, कोई नॉइज नहीं। फिर शुरू हुआ एक ब्रूटल अटैक।
पहली विक्टिम मार्गरेट बोमन, बंडी ने उस पर सैवेज अटैक किया और उसे मार दिया। दूसरी विक्टिम लीसा लेवी, उस पर भी वायलेंट असॉल्ट हुआ और फिर उसकी भी डेथ हो गई। इसके बाद बंडी ने 2 और गर्ल्स पर अटैक किया, कैथी क्लाइनर और कैरन चैंडलर। दोनों को सीवियर इंजरीज हुई, लेकिन वो जिंदा बच गई। सब कुछ सिर्फ 15 मिनट के अंदर हो गया। एक ही बिल्डिंग में, एक ही रात में एक सीरियल किलर ने टेरर का नया चैप्टर लिख दिया। लेकिन बंडी यहां नहीं रुकता। कुछ ही दिनों बाद 12 फरवरी 1978, लोकेशन लेक सिटी मिडिल स्कूल। यहां से एक 12 साल की लड़की स्कूल के अंदर से ही गायब हो गई। उसका नाम था किम्बरली लीच। विटनेसेस ने एक स्ट्रेंज आदमी को स्कूल के आसपास देखा था। पुलिस को जल्द ही समझ आ गया, यह काम किसी ऑर्डिनरी क्रिमिनल का नहीं था। यह काम था एक सीरियल किलर का जो ऑलरेडी वांटेड था। 5 फरवरी 1978, लोकेशन पेंसाकोला। एक पुलिस ऑफिसर ने एक स्टोलन कार को नोटिस किया। ड्राइवर ने रुकने से मना कर दिया। हाई स्पीड चेस शुरू हो गई। कुछ ही मिनट्स बाद कार क्रैश हो गई। ड्राइवर ने भागने की कोशिश की, लेकिन ऑफिसर ने उसे पकड़ लिया। जब उसे अरेस्ट किया गया तो उसने एक नाम बताया, टेड बंडी। इस बार वो हमेशा के लिए पुलिस की कस्टडी में था। इन 1979 अमेरिका का सबसे शॉकिंग ट्रायल शुरू होने वाला था। लोकेशन लियोन काउंटी कोर्ट हाउस। मीडिया का क्राउड बाहर जमा था। रिपोर्टर्स, कैमरास, हेडलाइंस, सब एक ही नाम के पीछे पागल थे, टेड बंडी। ये ट्रायल अलग था क्योंकि बंडी ने डिसाइड किया कि वो अपना लॉयर खुद बनेगा। कोर्ट रूम में वो सूट पहनता था, स्माइल करता था और बिल्कुल एक नॉर्मल एजुकेटेड इंसान लगता था। कई लोगों को बिलीव ही नहीं होता था कि ये आदमी एक ब्रूटल सीरियल किलर हो सकता है। लेकिन इस बार एविडेंस बहुत स्ट्रांग था। सबसे शॉकिंग एविडेंस आया ची ओमेगा मर्डर्स से। एक सर्वाइवर ने बंडी को आइडेंटिफाई किया और फिर एक और चीज ने केस को हिला दिया, बाइट मार्क एविडेंस। विक्टिम के बॉडी पर मिले डिस्टिंक्ट बाइट मार्क्स डायरेक्टली मैच हुए बंडी के डेंटल इंप्रेशन से। यह फॉरेंसिक प्रूफ कोर्ट रूम में एक टर्निंग पॉइंट बन गया। इन 24 जुलाई 1979 कोर्ट रूम में साइलेंस था। सब लोग एक ही चीज का वेट कर रहे थे, वर्डिक्ट। जज ने डिसीजन सुनाया, गिल्टी। टेड बंडी को मर्डर का दोषी ठहराया गया। और फिर डेथ सेंटेंस, इलेक्ट्रिक चेयर। कोर्ट रूम में बैठे लोग शॉक और रिलीफ के बीच खड़े रह गए। जज ने बंडी की तरफ देखा और एक लाइन कही जो हिस्ट्री में फेमस हो गई, "You're a bright young man. You'd have made a good lawyer. I would have loved to have you practice in front of me. But you went another way, partner." एक मोमेंट के लिए कोर्ट रूम में खामोशी छा गई, जैसे सबको एहसास हो रहा हो ये आदमी एक नॉर्मल जिंदगी जी सकता था, लेकिन उसने एक मॉन्स्टर बनने का रास्ता चुना। 1980s के एंड तक बंडी को पता था उसका टाइम खत्म हो रहा है। एग्जीक्यूशन डेट फिक्स हो चुकी थी और तब उसने कन्फेशंस देने शुरू किए, इन्वेस्टिगेटर्स को, साइकोलॉजिस्ट्स को और रिपोर्टर्स को। बंडी ने एडमिट किया कि उसने 30 से ज्यादा मर्डर्स किए हैं, लेकिन कई एक्सपर्ट्स मानते हैं असली नंबर शायद 100 के करीब था। 24 जनवरी 1989, लोकेशन फ्लोरिडा स्टेट प्रिजन। सुबह का वक्त। आउटसाइड प्रिजन हंड्रेड्स ऑफ लोग जमा थे। कुछ लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, कुछ लोग साइंस पकड़कर खड़े थे। बर्न बंडी बर्न, जस्टिस इज सर्व्ड। अंदर टेड बंडी अपनी लास्ट मील खा चुका था। कोई ड्रामेटिक स्पीच नहीं, कोई इमोशनल ब्रेकडाउन नहीं, सिर्फ एक लाइन, गिव माई लव टू माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। 7:16 AM टेड बंडी को इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाया गया। स्ट्रैप्स टाइट किए गए। ब्लैक मास्क उसके फेस पर लगाया गया। स्विच ऑन हुआ। इलेक्ट्रिक करंट उसके बॉडी से गुजरा और कुछ ही सेकंड्स में वन ऑफ अमेरिकाज मोस्ट नोटोरियस सीरियल किलर्स डेड था। एक चार्मिंग स्माइल के पीछे एक मॉन्स्टर छुपा हुआ था। टेड बंडी ने दुनिया को एक डेंजरस लेसन दिया। ईविल हमेशा स्कैरी फेस के साथ नहीं आता। कभी कभी वो सूट पहनता है, स्माइल करता है और आपका ट्रस्ट जीत लेता है। और जब तक आप समझ पाते हो, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।
अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस केस के बारे में जान सकें। और आपका क्या ओपिनियन है? आप क्या सोचते हो इस केस के बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं। और अगर आप ऐसी ही डार्क, रियल, ट्रू क्राइम स्टोरीज देखना चाहते हो तो मिडनाइट विस्पर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक और सच्ची और डिस्टर्बिंग कहानी के साथ।